नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बंगाल की, और बंगाल से आज एक और बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया, और उस बयान के बाद एक प्रकार से घुसपैठियों में हड़कंप मच गया। सभी जितने भी घुसपैठिए हैं, वो सभी घुसपैठिए आ तो इधर उधर कैसे भी करके जैसे तैसे वो सीमा की ओर भागे, यानी कि चेक पोस्ट की ओर, और वहां से वो किसी तरह से सीमा पार कर बांग्लादेश जाना चाहते हैं। लेकिन अब ये एक प्रकार से हाकिमपुर जो चेक पोस्ट है, वहां पर घुसपैठियों का एक प्रकार से जमावड़ा सा लग गया है, और भारी भीड़ देखी जा रही है वहां पर घुसपैठी की। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने कहा बस इतना था कि भागो भागो, नहीं तो सरकार अपना काम करेगी। बस इस बयान को सुनने ते ही, जैसे ही इस बयान को घुसपैठिए के पास ये बयान पहुंचा, उसके बाद घुसपैठियों में तो लगा क्या कि अब दौड़ लग गई, होड़ लग गई दौड़ने की कि कौन सबसे पहले चेक पोस्ट पर पहुंचता है। क्या पता जाने को मिल जाए और वो बांग्लादेश चले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर अभी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, और इसी को देखते हुए अब पूरे बंगाल से ये कहा जा रहा है कि हर जगह जितने भी घुसपैठिए हैं, वो सभी जगहों से अब धीरे धीरे वो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बयान, उसी बयान में एक और ये था कि पुलिस को ये कह दिया गया है कि आपको बहुत ज्यादा कानून के पचड़े में नहीं पड़ना है, यानी कि आप सीधे सीधे उनके ऊपर उनकी जांच कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको तुरंत जो है वो डिपोर्ट कर दीजिए। और ये घुसपैठियों की जो ये भीड़ लगी है, उसके पीछे एक और कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई कि बहुत सारे डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, और उस डिटेंशन कैंप में कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ के, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ के वहां पर रखा भी जा रहा है। उसके बाद अब जो घुसपैठिए हैं, उनको ये डर सताने लगा है कि अगर वो बांग्लादेश वापस नहीं चले जाते हैं तो हो ना हो उनको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाए और वहां पकड़ कर रखा जाए, और बाद में फिर उसको डिपोर्ट किया जाए उनको। तो ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे और क्या क्या कारण है? क्या ये सिक्योरिटी पर्पस ही एकमात्र कारण है, या फिर जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा था वो कारण है, या फिर जो यहाँ पर अनावश्यक जो पॉपुलेशन का बोझ बढ़ रहा था बंगाल के ऊपर, ये कारण है? इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और ये आप देखिए कि हाकिमपुर जो चेक पोस्ट है, वहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हम अपने दर्शकों को कुछ वीडियो भी, तस्वीर भी, और शुभेंदु अधिकारी की वो बाइट भी सुनाएंगे, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि भागो भागो, नहीं तो सरकार अपना काम करेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम बाइट दिखाएंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार प्रवीण जी, और दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। देखिए, ये सांप सपोले ये सब कई सालों से यहाँ पे पड़े हुए थे। कोई छिपके रह रहा था, कोई मजे से रह रहा था, और उसमें से कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो लाखों घुसपैठिए तो एसआईआर के दौरान भाग गए। अब भी बचे हुए हैं, लाखों बचे हुए हैं, कई लाख बचे हुए। तो अब वो धीरे धीरे करके रोज भाग रहे हैं, और उनमें से कईयों का मैंने बयान सुना है। वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार थी तो हमें कोई डर नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार है तो हमें भगा रही, और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। 3D डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी उनको डिटेक्ट करो, उनका डिलीट करो, यानी जो उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये हवाला देते हैं उसका पासपोर्ट का, ये सब फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। तो वो सब डाटा डिलीट होगा, क्योंकि वो डाटा ऑन लाइन भी भारत सरकार के पास भी है, और उसका एक एविडेंस भी है, आधार कार्ड उनके पास रहता है। ये सब डिलीट होगा और तब उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। और ये देखिए, आप दिखा भी रहे हैं कि ये सब जमा हुए हैं।
और ये बड़े दुखी हैं और ये कह रहे हैं दुख तो बहुत लग रहा है भारत छोड़ के जाने का। भाई तुमने तो भारत के लोगों को दुखी कर रखा है। और बिल्कुल। देखिए विपक्षी दल कैसे मौन है, क्योंकि आज 1 साल से ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता, कहाँ है घुसपैठिए, कहाँ है घुसपैठिए। बिल्कुल। घुसपैठिए 1 साल से भाग रहे हैं, लेकिन इनके आंखों में वो सेकुलरिज्म वाली पट्टी है ना। हाँ, सेकुलरिज्म वाली पट्टी पड़ी हुई है। ना रवीश कुमार को कुछ दिखता है, ना अजीत अंजुम को कुछ दिखता है, ना वानखड़े साहब को कुछ दिखता है, ना आशुतोष जी को कुछ दिखता है। कि देखिए क्या हो रहा है इस देश में। ये लाखों लाखों लोग आके, मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोग थे एसआईआर से पहले, मुझे लगता है 20-30 लाख तो जरूर भागे हैं। इसलिए जमात और बांग्लादेशी जमात के नेता और एनसीपी के नेता ये सब बेचैन है। और वो बार बार जो संसद में भी जातीय सदन जो बांग्लादेश का, वहां ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठिए वापस आएंगे। अरे भाई घुसपैठिए तुम्हारे नागरिक है, तुम स्वीकार हो। इतने बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं तुम्हारे, छोटा सा रकबा है, आबादी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। संजीव जी आपने कहा कि ये लोग जो खास करके यहाँ जो एक गैंग है, वो गैंग इसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। गैंग तो इनकी आवाज उठा ही रहे थे, शायद आपने सुना नहीं। गैंग इस रूप में आवाज उठा रहे थे कि बताइए 21 लाख, 26 लाख, 27 लाख लोगों को जो है वो वोट देने से वंचित कर दिया गया। अब ये वही वंचित तबका जो है ये निकल रहे हैं, उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया। इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कई सारे वकील, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में ये दरवाजा खटखटा रहे हैं कि आखिर इनको कैसे ये कर दिया गया। अगर एक आदमी भी छूट जा रहा है तो ये तो उनके अधिकार का हनन हो रहा है। और ये नहीं दिख रहा है इनको कि ये जो अभी अचानक से एक बयान भर से ये पूरा एक प्रकार से हड़कंप मच गया है, ये नहीं दिख रहा है इनको। तो इनको तो सिर्फ वो दिखता है जो ये देखना चाहते हैं। दरअसल है क्या कि इतने दिनों से जो ये लोग बैठे हुए थे, खास करके बंगाल में या सीमावर्ती क्षेत्रों में, खास करके जो बांग्लादेश से जो लगा हुआ है एरिया उसमें, या फिर बिहार में भी, जो बिहार का जो सीमांचल एरिया है वहां पर, इसमें भी अब आप देखिएगा कि इसके बाद जो है वो सीमांचल का जो एरिया है और बिहार में भी भारी संख्या में घुसपैठिए हैं। और ये सभी बांग्लादेश से ही आए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से जो पहले बंगाल में रह गए, नहीं तो फिर वो बांग्लादेश और बिहार, और बिहार छोड़िए वो दिल्ली तक है। एक रिपोर्ट है 2003 की, उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में कम से कम जो है वो 11 से 15 लाख अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। अब लोग जो ये यहाँ पर 11 से 15 लाख, ये 2003 की रिपोर्ट है। उस वक्त की रिपोर्ट के हिसाब से इतने, तो बाकी तो और भी बढ़े होंगे उसके बाद, क्योंकि अभी तक तो ममता बनर्जी का इनके ऊपर एक प्रकार से वरदहस्त था कि वह आते जाएंगे, उनको ये लेती जाएंगी। तो अब आपको क्या लगता है संजीव जी कि अब तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार ही नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अब आपको लगता है कि सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया हो जाएगा और बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी से मुक्त हो जाएगा? देखिए हो तो जाना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर लोग हैं, तो जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं या जो बंगाल के प्योर मुस्लिम हैं, सदियों से भारत में रह रहे हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, वो खुद जाके पुलिस को बता रहे हैं कि देखो ये बांग्लादेशी लोग बसे हुए हैं, इनका डाटा लो। सोचिए, ये जो पुलिस को जो सूचना मिल रही है वो पब्लिक से मिल रही है सूचना, और अपनी उनकी गुप्तचर LIU वगैरह तो होती है। और देखिए ये सामान्य बात है, हर व्यक्ति को पता है अपने अगल बगल रहने वाले को कि वो कौन है, कहां से आया है, उसकी बोली भाषा सब डिफरेंट है। जो पश्चिम बंगाल का जो बंगाली एक्सेंट है और जो बांग्लादेश का जो बंगाली एक्सेंट है, और जो क्लास आया है, मैं कह रहा हूं क्लास, आप देखिए वो सब लेबर क्लास के लोग हैं, और उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, केवल बच्चे पैदा करना है, आबादी बढ़ानी है, और उसके पीछे एक तंत्र है पूरा। इसीलिए तो ममता बनर्जी के हारने और अभिषेक बनर्जी के हार के बाद
रो रहे थे बांग्लादेश के जमाती। क्यों रो रहे थे भाई? क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे कि वो जो संपर्क था, सूत्र था, वो टूट गया। अब फेंसिंग हो रही है, इनको भगाया जा रहा है बजाते। और वो आज केंद्र सरकार ने भी एक हाई पावर कमेटी बना दी है कि जहां भी अचानक से डेमोग्राफी में उछाल आ जाए। देखिए क्या है कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो तो ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड है, सर्वे किया हुआ है कि भारत के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें कितना फर्टिलिटी रेट है, और जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनका कितना रेट है। नॉर्थ का फर्टिलिटी रेट क्या है, साउथ का फर्टिलिटी रेट क्या है। लेकिन अगर मुर्शिदाबाद मालदा में 10 साल में 22% आबादी बढ़ जाएगी, 30% आबादी बढ़ जाएगी, जहां 100 लोग रहते थे 130 लोग आ जाएंगे। और अगर नेचुरल ग्रोथ है कि साल में 100 आदमी में 10 आदमी, 5 आदमी बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए 100 आदमी बढ़ गया एक साल में उस इलाके में, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। तो अब डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। और देखिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था ये। दूसरी बात है देखिए कि भारत में भी गरीब लोग हैं, भारत में भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और मान लीजिए ये 2-3 करोड़ बाहरी लोग आके बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी बढ़ा देते तो सरकारी योजनाओं को भी तो ये फेल कर देते, नाकाम कर देते। एक तो ये बात, एक तो बंगाल की ये समस्या है, बिहार की सीमांचल में भी ये समस्या है, पक्की है। पूरे चिकन नेक कॉरिडोर में दिनाजपुर, इस्लामपुर, बागडोगरा, ये सिलीगुड़ी, ये सब में ये समस्या है। अब थोड़ा यूपी में क्या समस्या ये बताता हूं आपको। यूपी में समस्या है या दिल्ली में जो समस्या है वो ये है, या राजस्थान में भी कुछ हिस्सों में समस्या है कि जो भारत की बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जिनकी शादी निकाह पाकिस्तान में हो गया, वो यहीं रह गई, यहीं फंस गई, और उनके 10-10 बच्चे हैं। उनका शौहर आता है, 10 बच्चे हो जाते हैं। और वो आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसी संख्या हजारों में मिली। कल मैं खबर देख रहा था कि एक पाकिस्तानी परिवार आके यहीं रह गया वो, और उसके 17-18 बच्चे हो गए, और कुल मिला के 95 लोगों का परिवार हो गया उनका, जबकि सब पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो केवल बंगाली नहीं, पूरे नेशन वाइड ड्राइव चलनी चाहिए, पहचान करिए नागरिक है नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी पहले से बहुत ज्यादा है, नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। और देखिए ये सब जब वोटर्स बन जाते हैं तो जो कहते हैं ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक बनते हैं। इनको एजुकेशन नहीं चाहिए, इनको एआई सेमीकंडक्टर चिप वाला एजुकेशन नहीं चाहिए, इनको केवल चाहिए 3 तलाक, हलाला, 4 निकाह। और ये करेंगे। रोकेंगे, एक पहले बाइट सुना देते हैं हम अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक वो बाइट जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा जिसके बाद ये हरकंप मचा हुआ। वो बाइट पहले हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा, तो ये सब बांग्लादेशी है उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अच्छा संजीव जी, इससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री के मुखार बिंद से इस प्रकार के शब्द सुने हैं क्या कि जल्दी जल्दी भागो नहीं तो सरकार अपना काम करेगा? यानी कि सरकार अपना काम करेगी। वो बंगाली में है तो इसलिए उस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद यही सिर्फ नहीं कहा उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अब उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजेगी और जेल में डाल करके वो भारत के पैसे से उनको खाना नहीं खिलाएगी, उनको सीधा पकड़ो और भेजो। अगर बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश भेजो सीधा उनको। यानी कोई उनको पकड़ करके जेल में रख करके फिर भारत के पैसों से उनका खाना पीना हो, ये सब कुछ हो, और फिर वो जेल में भी रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए शायद शुभेंदु अधिकारी को ये पता चल गया होगा कि इनको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे बाहर भेजो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिमंता विश्व शर्मा जी भी ऐसा ही बोलते हैं और वो करते भी हैं। और मुझे लगता है कि असम में इलेक्शन से पहले पूरा ड्राइव चला था
और लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी असम से भाग के बंगाल में आ गए थे। अब वो यहाँ से भी उनको भागना है तो वो कई दिशाओं में भाग रहे हैं। एक तो थोड़ा सीमांचल की तरफ बिहार में जा रहे हैं, दूसरा वो अरुणाचल और त्रिपुरा मेघालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे नेता जिन्होंने कहा है कि मर जाएंगे, जू और जाए, या तो करना है या मरना है, लेकिन घुसने नहीं देना है। तो और कुछ नेपाल के तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे। देखिए, ये अपने देश में ये नहीं इनको जाना है। तो ठीक है, अब बहुत देखिए भारत की में क्या हुआ, वोट बैंक के नाम पे जितनी गलत पॉलिसी थी सब विपक्षी दलों ने अपनाई। बांग्लादेशी घुसपैठिए तो साफ हो ही रहे हैं, विपक्ष भी हाफ हो चुका है, और इसी तरह अगर उनकी गतिविधियां रही तो फिर वो भी साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, एनआरसी होगा। भाजपा शासित राज्यों में एनआरसी अब होने से कोई नहीं रोक सकता है। टीएमसी खंड खंड हो रही है। टीएमसी के 12-13 सांसद, आज 5 जन ने ब्रेक किया ये खबर, मैं बता दूं। 5 जन आप कह रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में एनआरसी होगा, तो अधिकांश राज्य तो भाजपा शासित है ही, तो एक प्रकार से तो 70-80% भारत में तो एनआरसी हो ही जाएगा ना फिर तो। हाँ बिल्कुल होगा, एनआरसी होगा। और ये जनगणना में देरी इसीलिए की गई थी, ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि पहले एक बार एसआईआर हो जाए तो ये जितने भी घुसपैठिए हैं, चूहे चुचुंदर, ये सब भागेंगे, तब हम करेंगे जनगणना। और अब जनगणना के बाद जब एनआरसी होगा तो अपने आप ये सब छटपट के खत्म हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे यूपी में। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये तो शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो तो कहा ही, जिस प्रकार से कल जो है अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर छापेमारी हुई और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उससे तो कहीं नहीं ये लोग और ज्यादा भयभीत हो गए, ये जितने घुसपैठिए हैं, कि अब क्या करोगे। एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मकान के मकान तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उनके आका पर ही प्रहार हो रहा है। तो फिर अब बचने की का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए अब यहां से निकलने में ही फायदा है, नहीं तो सरकार तो निकाल ही देगी। क्या ये सोच करके और डर गए हैं क्या ये लोग? हाँ देखिए, कुछ ना कुछ, देखिए वो खुफिया एजेंसियां जांच करे, कुछ ना कुछ इनका बांग्लादेश से कनेक्शन था। आईएसआई सीआईए सबका कनेक्शन इधर था टीएमसी के साथ। आखिर टीएमसी हारी, ये बंगाल का मैटर है, भारत का मैटर है, वो लोग क्यों रो रहे थे? वो जमाती क्यों रो रहे थे? वो पाकिस्तानी क्यों रो रहे थे? वो क्यों लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, जहां इस्लामाबाद में एक भी मंदिर नहीं है, जहां का विनिंग कैंडिडेट प्रधानमंत्री का जेल में है, उनको भारत के लोकतंत्र की चिंता सता रही है। खुद वो धार्मिक राज्य है, इस्लामिक राज्य है दोनों, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इनका जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना था वो टूट गया। क्योंकि आप देखिए, जमाती जब यूनुस आया था तब से वो लोग क्या बोलते थे, यूनुस भी बोलता था ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, उसके चेले चपाटे और सारे कट्टरपंथी मौलाना वहां ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, हिंदुओं को मार के भगाना है। तो उनके पास एक सूचना तंत्र था, उनको वही हो गया ना कि खाने की औकात नहीं है लेकिन सपने बड़े बड़े देख रहे हैं। अगर वहां पर इन लोगों को वहीं पर अगर सब कुछ मिल जाता तो ये भारत क्यों आते? ये भारत आ रहे हैं रोजगार के लिए ही। नहीं, फिर हम जो है एक जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार जो है वो अलग है उसके तहत। हाँ वो अलग है, वो अलतकैया है, बहुत सारी चीजें हैं जो रिसर्च करने पर लोगों को पता चलेगी। देखिए दरअसल क्या है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये पता था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी लगभग भारत में घुसे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, बिहार में, असम में। इसीलिए तो वो कूद रहे थे, इन्हीं के दम पे कूद रहे थे। उनको ये था कि ये भारत के अंदर ये बगावत करेंगे एक न एक दिन, इनकी आबादी बढ़ेगी 10-20 साल बाद। जब ये 4 करोड़ 5 करोड़ हो जाएंगे तो ये अपना एक पॉलिटिकल नेटवर्क बना लेंगे। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके बांग्लादेश के हैं, उन सब में जमात जीती है, उन सब सीटों पर। और जमात की उधर की मस्जिद की नेटवर्क है। नेपाल में आप देखिए मस्जिद का नेटवर्क है, बना लिया है बॉर्डर पे। और बिहार में तो स्पेशल सरकार ने एक आईजी, बॉर्डर आईजी का गठन किया पद का, ताकि उन सब पे निगरानी रखी जाए। तो निश्चित रूप से वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना टूटा है। और अब टीएमसी का क्या साठगांठ था, देखिए डेरेक ओब्रायन ने तो कहा था कि कलकत्ता की एक सीट हारते हैं प्रेसिडेंसी इलाके की तो एक सांसद बाल मुड़ाएगा। तो सांसद बाल मुड़ा रहे हैं कि नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 12-13 सांसद भाग के बीजेपी के शरण में पहुंचे हुए। अगला उसी पर आ रहे हैं।
5-6 सांसद जो हैं और उनसे जी। बातचीत चल रही है, और काकोली घोष दस्तीदार जो आज उन्होंने 2 हुँ, विधायक के साथ मुलाकात की है, जिसमें एक मुस्लिम विधायक भी है टीएमसी का, एक बीना मंडल है और एक हुँ। शायद माथा भांगा का कहीं का एक मुस्लिम विधायक भी है। नहीं, माथा भांगा नहीं, किसी और सीट का एक मुस्लिम विधायक भी है जो मिला है शुभेंदु अधिकारी। नहीं तो तो ये अंदर खाने कुछ ये जो 46 विधायक नदारद हुए थे उस दिन, ये क्या अंदर खाने, ये अब काकोली घोष जब इनको खास करके राज्यसभा से जिस प्रकार से इनको उस पद से हटा दिया और वहां पर कल्याण बनर्जी को पदस्थापित कर दिया गया, यानी वो पद सुपुर्द कर दिया गया, उसके बाद से क्या काकोली घोष ने भी कफन बांध लिया है क्या कि अब टीएमसी को दो फाड़ कर देना है? नहीं, देखिए, मैं तो पहले ही से ही कह रहा हूं कि टीएमसी पहले से ही 2-3 फाड़ थी। वो हम्म। जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी दरारें जो है छिपी रहती हैं। दरारें, एक हम्म। अभिषेक बनर्जी की टीएमसी अलग है, ममता बनर्जी की टीएमसी अलग है, और एक जो बिल्कुल। बंगाली जमाती वाला टीएमसी वो अलग है। एक आईपैक वाला सब भी अलग टीएमसी अलग है। होगा ना? हाँ? एक आईपैक वाला जो कि इसके खास ना, करके अभिषेक वो बनर्जी के, अभिषेक, हाँ ना अभिषेक ना, वो बनर्जी के अभिषेक साथ। में ही आ जाता है, वो अभिषेक बनर्जी में ही आ जाता है। तो हम्म। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी को बनाया गया पार्लियामेंट्री कमेटी का लीडर इनके टीएमसी का, हम्म। उससे महिला सांसद बहुत नाराज। दूसरी बात, हम्म। जो बंगाली हिंदू सांसद हैं 2-3 को हम्म। छोड़कर, जो एक मक्का मदीना वाली हैं, एक महुआ और मोइत्रा है। हाँ 2-3 हैं, ये सब भी खैर अब ले ले इनको, बीजेपी तो बीजेपी की ज्यादा बदनामी होगी। हाँ, हम्म। लेकिन इन सबको छोड़कर अगर टीएमसी से आते सांसद तो बीजेपी का जो अपना लोकसभा में आंकड़ा है वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि टीएमसी के फिर से उभरने की संभावना वैसे भी नहीं है। तो हम्म। बहुत कुछ है। देखिए, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ममता बनर्जी का इसी तरह अंत होना था पार्टी का, ये तो क्योंकि लगभग उनकी कोई 19 से 20 विचारधारा नहीं थी। सांसद को तोड़ना होगा ना, नहीं तो फिर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा ना। अगर 19 हाँ। से 20, क्योंकि 29 सांसद हैं टीएमसी के पास। ये अच्छा, और एक बात ये सब जो है ये तो राज्यसभा की है, ये जो काकोली घोष है ये तो राज्यसभा की है। अगर लोकसभा से भी अगर टूट करके आए, यानी 29 में से भी टूट के आए, तो लगभग लगभग 20 सांसद के आसपास चाहिए। स्पीकर के पास जो विशेषाधिकार है प्रवीण जी, हम्म। उसमें समय सीमा तय करने का अधिकार, किसी सांसद अगर कोई बगावत करता है तो वो हाँ, स्पीकर कि के आप हर चीज में वोटिंग विशेषाधिकार। इधर कर दीजिए, मतलब समर्थन इधर रखिए, बाकी आप पार्टी उसी में रहिए। हाँ, वो अपना एक धड़ा बना लेंगे, कुछ टीएमसी हम्म। राष्ट्रवादी करके धड़ा बना लेंगे, अपना करते रहेंगे। और फिर जो हम्म। बाकी बचे होंगे 7-8, 12-13 तो आ ही गए हैं ग्रिप में, 7-8 हैं, वो भी कितने दिन। देखिए, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, और दूसरी बात है, रिजू दत्ता ने जितने खुलासे किए हैं टीएमसी का जो स्पोक्स पर्सन है पुराना हम्म। एक्स स्पोक्स पर्सन, उससे पता चलता है कि पार्टी में हैव्स और हैव नोट्स की 2 तरह की एक लीग खड़ी हो गई, और लूट हम्म। तंत्र, तोलाबाजी, जो एक्सटॉर्शन मनी था, उसके बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार था ना प्रवीण जी, हम्म। बताइए 70%। और अब जब ये घुसपैठिए भागेंगे तो हिंदुओं की आबादी बढ़ के 75-76% हो जाएगी, बिल्कुल। उनका वेटेज बढ़ जाएगा हिंदुओं का, और हिंदू अभी मुड़ के किसी और पार्टी को देखेगा नहीं। ये तो फाल्टा में भी साबित हो गया। हम्म। तो और यानी हिंदुओं कि का यानी वोटिंग कि पर। आप ये कह रहे हैं संजीव जी आप कि ये जो हम लोगों की चर्चा इससे पहले होती थी कि साल 2 साल में टीएमसी खत्म हो जाएगी, वो बहुत जल्द अब दिख रहा है। यानी कि साल 2 साल भी बहुत समय हो जाता है, क्योंकि अभी अभी टीएमसी हारी है और उनके सांसद जो है वो विधायक को लेकर शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंच जाती है। तो ये सब आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी स्तर से चल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से ये सब चल रहा है कि अब तो जीत लिए ही, अब टीएमसी को दो फाड़ कर दो? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं इसके, थोड़ा अगर समय होगा तब मैं बोल पाऊंगा इस पे। जी जी, बोलिए बोलिए। देखो, पहला पहलू ये है कि राहुल गांधी ने बोला कि 1 साल में हम सरकार गिरा दें। दूसरा पहलू है कि ममता बनर्जी ने बोला कि अब वो दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगी, मतलब दिल्ली में जून बिल्कुल। में वो इंडिया गठबंधन में वो करेंगी, बैठक में हम्म। शामिल होंगी। तीसरी बात ये है
अभी भी केंद्र सरकार की निर्भरता जेडीयू पर है। हम्म तो अगर टीएमसी के सांसद टूट के एक धड़ा बना के आ जाते हैं और जेडीयू हम्म पर निर्भरता घट जाती है बीजेपी की, तो बीजेपी की हम्म एक तो वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो केंद्र सरकार इधर उधर करने की बात हमेशा करते रहते हैं, या दिल्ली में ये घमासान ममता बनर्जी एक बवाल मचाने वाले लीडर है, ये सोचिए। वो ऐसी नहीं है हम्म कि चुपचाप बैठ जाएंगी, लेकिन उनके बिल्कुल। उठने से पहले एक चोट उनको और दिया जाएगा, उनकी पार्टी को एक चोट, कि उनके सांसद ही भाग जाएंगे। तो हम्म वो कभी बीजेपी की सरकार तब 29 से पहले कहीं कुछ नहीं होना है। वैसे ठीक है, ख्याली पुलाव देखिए, विपक्ष के नेताओं को ख्याली पुलाव देखने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हम्म अगर ये विपक्ष को हल्के में भी बीजेपी नहीं लेती है, तब से हम्म जब से बीजेपी 240 पर आ गई, तो बिहार बिल्कुल। का भी उसमें एक इक्वेशन है कि जेडीयू का हम्म दबाव ना पड़े बिहार पर, बिहार सरकार अपने हिसाब से काम करे, बीजेपी की सरकार बन के काम करे, और जेडीयू के लोग भी शामिल रहे, लेकिन दबाव ना बनाए हम्म अपनी। अब एनआरसी का विरोध करेगी जेडीयू आगे चल के, तो वो बीजेपी का पॉलिसी मैटर है। नहीं नहीं, अब तो कम से कम ऐसा लग रहा है संजीव जी कि अब तो शायद एनआरसी का विरोध कोई भी पार्टी जल्दी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एनआरसी का विरोध करती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को ही एंटी नेशनल पार्टी घोषित कर देगी, और फिर वही स्थिति होगी जो टीएमसी की स्थिति हुई है। नहीं, परसों तो राहुल गांधी ने बोला ना कि मुसलमानों की समस्या को अल्पसंख्यक कह के नहीं उठाना है, मुसलमान कह के उठाना है। हाँ तो हो, और ठीक है ना, फिर 99 से वो संख्या अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि 29-9 पे आ जाए। हाँ, वो तो राजनीति में इससे भी पतन की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बड़े पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इंडिया के बीजेपी हम्म का मिला जुला के कंट्रोल है। दूसरी बात देखिए क्या है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी भी विकासशील देश में होता है, उस हम्म पर इनका फोकस नहीं विपक्षी दलों, कि हम्म जहां सरकार की कमियां हैं उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, उस पे एक हम्म कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने के बजाय जो वो व्यक्तिगत हमले करते हैं, उससे मोदी जी मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया, फिर बीजेपी हम्म मजबूत हो गई। दिक्कत यह है कि बिल्कुल। मुद्दों को पकड़ के नहीं रहते, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज करें, कोई आंदोलन करें, किसी बात पे उठाए, बस वो पर्सनल अटैक करने लगते हैं। और ये दिखाता है कि कांग्रेस ये हार चुकी है, मान चुके हैं राहुल गांधी कि वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो पर्सनल अटैक करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दी अनुमति, नमस्कार।